इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसा कि हम सीपीसी की लेक्चर चल रहे थे, जहाँ पे हमने भाग 6 तक के प्रोविंस कवर कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है भाग 7, जहाँ पे अपील से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो आपके 96 से लेकर 112 तक में प्रोविजंस इसके बताए गए हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 96 से लेकर 103 तक के प्रोविजंस, जहाँ पर मूल डिक्रियों की अपील और अपीली डिक्रियों की अपील, इन दोनों चीजों को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर सेक्शन 96 की। सेक्शन 96 में क्या बताया गया है? मूल डिक्री की अपील। यहाँ पे बात करें मूल डिक्री क्या होती है। मूल डिक्री का मतलब कि न्यायालय ने कोई जजमेंट पास किया और उसकी जो फर्स्ट अपील की जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट अपील को क्या कहते हैं? मूल डिक्री की अपील। तो यहाँ पर इसमें 4 सब सेक्शन बताए गए हैं, जिसमें से पहला सब सेक्शन है ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी न्यायालय ने, सिविल न्यायालय ने आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई डिक्री पास कर दी, ठीक है, तो उसकी अपील कहाँ पर होगी? उसकी अपील होगी उस कोर्ट में जो उस अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत हो, अर्थात उसका जो हायर कोर्ट होगा, सुपीरियर कोर्ट होगा, उसमें अपील की जाएगी। तो वहां पर उस कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? अपील का विनिश्चय किया जाएगा। उसके बाद है आपका सेकंड, एक पक्ष की पारित मूल डिक्री की अपील हो सकती है। अब एक पक्षी की पारित मूल डिक्री क्या हो जाती है? मान लीजिए वादी है, प्रतिवादी है, ठीक है, दो पार्टी होती है। यदि मान लीजिए उनमें से कोई एक पार्टी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय क्या करता है? कभी कभी एक पक्षी डिक्री पारित कर देता है, अर्थात एक पक्ष को सुनवाई करने के बाद वहां पर डिक्री पारित कर देता है। तो इसकी भी अपील की जा सकती है, ठीक है ना। चाहे तो दोनों पक्ष का उपसंजात है, तब भी उसकी अपील की जा सकती है, और एक पक्षी पारित मूल डिक्री के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। इसके साथ आपको पढ़ना है ऑर्डर 9 का रूल 13, ठीक है, जो एक पक्षीय डिक्री से संबंधित है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री अपास्त करना। यहाँ पर यदि किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है, वहां पर प्रतिवादी उसे अपास्त करने के लिए, जो डिक्री पारित की गई थी उसके अगेंस्ट में, उसको अपास्त करने के लिए, अमान्य करने के लिए आवेदन उस न्यायालय में करेगा जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई है, और वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि उसे समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या उपसंजात होने के लिए पर्याप्त हेतु था, ठीक है ना। यहाँ पर दो ही कंडीशन बताई गई है, तभी वहां पर अपास्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कब? जबकि समन की तामील उस प्रतिवादी को सम्यक रूप से नहीं की गई हो, या फिर कोई ऐसा उपसंजात ना होने का कोई ऐसा कारण था, पर्याप्त हेतु था, तब वहां पे न्यायालय आदेश कर सकेगा कि डिक्री पास की जाए और आगे की कार्यवाही के लिए तारीख नियत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पक्षीय डिक्री को पास करने के लिए क्या कर सकता है? प्रतिवादी आवेदन कर सकता है उस न्यायालय में जहां पर वह डिक्री पारित की गई थी। और कब? जब उसे समन की तामील ना की गई हो सम्यक रूप से, या फिर पर्याप्त टाइम में, या फिर उपसंजात होने के लिए, अर्थात न्यायालय में उपस्थित होने के लिए वहां पर उसके पर्याप्त हेतु था, तब यहाँ पर वह आवेदन कर सकता है उस न्यायालय में, और न्यायालय ऐसे आदेश करेगा कि डिक्री अपास्त कर दी जाए, और आगे कार्रवाई के लिए एक तारीख नियत करता है न्यायालय, जहां पर उसकी सुनवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये बताया गया है, ठीक है ना, ये बैरेक्ट में नहीं लिखा है कि ऐसा आवेदन 30 दिन के भीतर करना होगा। जब एक पक्षीय डिग्री को पास करने के लिए आवेदन किया जाता है, वो 30 दिन के भीतर करना होगा, ये लिमिटेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे बाउंडेशन लिमिटेशन बता दी गई है कि 30 दिन के भीतर ही वह आवेदन करना होगा, अदरवाइज वह आवेदन नहीं कर सकता है। उसके बाद है स्पष्टीकरण, यहाँ पे बताया गया है, जहां इस नियम के अधीन एक पक्षी डिक्री के विरुद्ध अपील की जाती है और अपील का निपटारा हो गया है तथा अपीलार्थी ने अपील वापस नहीं ली है, तब इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर है कि यदि न्यायालय उस पक्षकार ने, अर्थात किसने? प्रतिवादी ने एक पक्षी डिक्री जो अपास्त करने के लिए आवेदन किया जा रहा था, लेकिन वह आवेदन ना करके पहले क्या कर दिया? उसकी अपील कर दी, ठीक है ना। उस एक पक्षी डिक्री के विरुद्ध अपील कर दी, तो वहां पर वह ऐसा आवेदन नहीं कर सकता है। किसका? एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने का आवेदन नहीं कर सकता। यहाँ पर चाहे तो एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन करे या फिर अपील करे,
इन दोनों में से कोई एक ही वह चूज कर सकता है, दोनों वह नहीं कर सकते। यदि अपील की है तो आवेदन नहीं कर सकता, आवेदन किया है तो अपील नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन बता दी गई स्पष्टीकरण में। उसके बाद है इस सेक्शन का सब क्लॉज 3। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय में पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। यदि मान लीजिए पक्षकारों में समझौता हो गया और उस समझौते के आधार पर, उस सहमति के न्यायालय ने ऐसी डिक्री पारित की है उस केस में या फिर उस मामले में, तो वहां पर उस डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है किसी भी न्यायालय में। ये बताया गया आपका सब क्लॉज 3 में। उसके बाद है सब क्लॉज 4। यहाँ पे क्या होता है कि लघु वाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री की अपील यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपए से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न पर ही उसकी अपील की जा सकती है। यदि मान लीजिए लघु वाद न्यायालय जो होते हैं, यदि उनके द्वारा किसी मामले का संज्ञान लिया गया है और वहां पर कोई डिक्री पारित कर दी गई जिसका मूल्य कितना है 10,000 रुपए से कम का है, तो वहां पर उसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। लेकिन दो कंडीशन में यहाँ पर अपील की जा सकती है। कब? पहला कंडीशन है कि उससे 10,000 रुपए से अधिक का होना चाहिए, ठीक है ना, जो डिक्री पारित की गई लघु वाद न्यायालय से। या फिर केवल विधि के प्रश्न के संबंध में। विधि के प्रश्न का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे उसकी लघु वाद न्यायालय की अधिकारिता थी कि नहीं उस बात को सुनने की, ठीक है ना, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन क्वेश्चन एराइज होते हैं, ठीक है ना, विधि के संबंध में, तो वहां पर इसकी अपील की जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर अपील नहीं की जा सकती मूल डिक्री की अपील। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना तो सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो 10,000 रुपए से अधिक का होना चाहिए या फिर विधि के प्रश्न के संबंध में होना चाहिए। उसके बाद है आपका सेक्शन 97। सेक्शन 97 क्या बात करता है कि जहां प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिग्री की अपील। यदि मान लीजिए न्यायालय ने क्या किया है कि प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी किसी भी केस में, उसके बाद वहां पर उसी केस में फाइनल जो डिग्री होती है उसको पारित कर दिया, तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं तो उन्होंने पहले जो प्रारंभिक डिग्री थी उसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है, या फिर जो व्यथित पक्षकार है उन्होंने उस डिग्री के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर फाइनल डिग्री पारित हो गई है तब वहां पर इस डिग्री की अपील के साथ यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं। जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिग्री से व्यतीत कोई पक्षकार, अर्थात जो प्रारंभिक डिग्री पारित की गई थी उससे कोई पक्षकार व्यतीत है और ऐसी डिग्री की अपील नहीं करता है, ठीक है ना, तो प्रारंभिक डिग्री जब पारित की गई तो वहां पर उसकी कोई अपील नहीं किया उस पक्षकार ने जो उस डिग्री से व्यतीत है, ठीक है, वहां उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिग्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा, अर्थात वहां पर उसको रोक दिया जाएगा। अर्थात जब अंतिम डिग्री पारित कर दी गई है तो वहां पर उसकी अपील के साथ प्रारंभिक डिग्री की अपील के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पहले ही करना चाहिए था। जब प्रारंभिक डिग्री पारित की गई थी तभी उसको उसके बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में वहां पर अपील करनी चाहिए थी, आक्षेप करना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन वहां पर हस्तक्षेप उसने नहीं किया, तो यहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा, प्रभावित रहेगा। ये बताया गया आपका 97 में। उसके बाद है सेक्शन 98, जहां अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां पर विनिश्चय। अब मान लीजिए कोई अपील है, जो अपील की गई थी किसी भी मामले की, वहां पर दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा उसको सुना जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर इसका विनिश्चय कैसे किया जाएगा, उसका जजमेंट कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है कि जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है वहां अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या के राय में के अनुसार किया जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर 3 जजेस क्या कर रहे हैं, इस केस को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर यदि दो पक्षकार एक साइड है और एक पक्षकार दूसरे साइड है, अर्थात दो इसके सहमत है और एक सहमत नहीं है, तो यहाँ पर जो दो सहमत है इनके आधार पर जजमेंट सुनाया जाएगा, अपील सुनी जाएगी, ठीक है, उसका विनिश्चय किया जाएगा, अर्थात बहुसंख्या के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 99। सेक्शन 99 क्या बात करता है कि कोई भी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, यदि किसी भी केस में कोई गलती हो गई या अनियमितता है, ठीक है, तो वहां पर यदि उसकी अधिकारिता पर या फिर उस केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस गलती का, तो ना तो उल्टी जाएगी और ना ही उपांतरित की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि पक्षकारों या वाद हेतुओं के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के, अब चाहे पक्षकारों के हो या फिर वाद हेतु जो उनका मोटिव होता है, ठीक है ना, उसके कुसंयोजन और असंयोजन का मतलब क्या होता है कि जो चीज जोड़ना चाहिए था उसको नहीं जोड़ा और जो नहीं जोड़ना था उसको जोड़ दिया, तो ये कहलाता है आपका कुसंयोजन और असंयोजन। इसको मैंने
ऑर्डर जब पढ़ाए थे वहां पर बताया गया था कि या बाद की किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी गलती त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण और न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मामले के गुणागुण अर्थात मेरिट्स ऑफ जो केस है, ठीक है ना, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस गलती या त्रुटि का, या फिर न्यायालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस गलती या त्रुटि या अनियमितता जो भी हुई है, ठीक है। तो वहां पर कोई भी डिग्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा और ना ही उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और ना कोई मामला अपील में प्रेषित किया जाएगा। ना तो क्या है प्रेषित का मतलब कि वहां पर ना तो भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बताया गया आपको सेक्शन 99 में कि यदि किसी भी केस में कोई गलती या अनियमितता हो जाती है तो यदि उसका प्रभाव उस केस पर नहीं पड़ता है और कुछ न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस केस को ना तो उल्टा जाएगा अपील में, ठीक है, ना तो उसमें कोई फेरफार किया जाएगा। ये बताएगा आपको सेक्शन 99 में। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि इस धारा की बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी, ठीक है ना। जो आवश्यक पक्षकार यहाँ पे क्या बताया गया है कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन अर्थात जिनको जोड़ना चाहिए था, ठीक है ना, और उनको नहीं जोड़ा, लेकिन वहां पर क्या था कि वो आवश्यक पक्षकार थे जिनको नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पर यह धारा लागू नहीं होगी, ठीक है। वहां पर फिर से विनिश्चय उसका किया जाएगा उस केस का। तो यहाँ पर आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन असंयोजन को लागू नहीं होगी, ठीक है ना। असंयोजन का मतलब क्या है कि जिसको जोड़ना चाहिए था उसको नहीं जोड़ा गया उस केस में। उसके बाद है सेक्शन 100। यहाँ पे द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधान, या इसके पहले हमने पढ़ा था कि मूल डिक्री की अपील है, यहाँ से द्वितीय अपील शुरू हो गई है, ठीक है ना। अपीली डिक्रियों की अपील एक बार अपील कर दी गई है, फिर उसके बाद दोबारा वहां पर अपील की जा रही है। तो धारा 100 में क्या बताया गया कि द्वितीय अपील, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज बताया गया उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की अपील उच्च न्यायालय में होगी, ठीक है ना। यदि द्वितीय अपील कहाँ पे होगी, पहली अपील तो जहां पे होनी थी होगी, उसके बाद यदि उसी डिग्री की दूसरी अपील की जाती है तो वहां पर उच्च न्यायालय में ही होगी, ठीक है ना। हाई कोर्ट में उस डिग्री की अपील की जाएगी यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है। यदि उच्च न्यायालय का समाधान यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय की राय में वहां पे विधि का प्रश्न क्या है अंतर्विलित है, कोई अधिकारिता से संबंधित या फिर किसी मूल्य से संबंधित रकम से संबंधित कोई विधि का प्रश्न वहां पे अंतर्विलित है, तो वहां पर इसकी द्वितीय अपील की जा सकती है। कहाँ पे, सिर्फ हाई कोर्ट में। उसके बाद है दूसरा, एक पक्षी पारित अपीली डिग्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी, अर्थात एक पक्षी जो डिग्री पारित की गई थी उसकी अपील की गई थी, उसके बाद दोबारा उसकी अपील भी की जा सकती है। कहाँ पे, ये बताया गया आपको सब सेक्शन 2 में। धारा 100 ए, ठीक है ना, 100 काम में बताया गया कुछ मामलों में आगे अपील ना होना। यहाँ पे कुछ मामले बताए गए हैं जहाँ पे आगे अपील नहीं की जा सकती है, अर्थात दोनों अपील नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, किसी उच्च न्यायालय के लिए लेटेस्ट पेटेंट में, ठीक है ना, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के लिए, या फिर विधि का बल रखने वाली किसी अन्य लिखत में जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जहां किसी मूल या अपीली डिग्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई कोर्ट के किसी एकल न्यायाधीश को द्वारा क्या किया जा रहा है, सुनवाई की जा रही है किसके संबंध में, लेटेस्ट पेटेंट या फिर विधि का बल रखने वाले किसी अन्य लिखत के बारे में, ठीक है। तो वहां पर उसकी एकल न्यायाधीश के निर्णय या डिक्री से आगे कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे लेटेस्ट पेटेंट क्या होता है, लेटेस्ट पेटेंट का मतलब होता है कि सिंगल जज जो डिसीजन आया है, ठीक है ना, सेम उसी कोर्ट में क्या किया जाना, इसी कोर्ट में अलग बेंच से जो बड़ी बेंच होगी, ठीक है ना, अन्य बेंच में उसी मामले को पुनः ले जाना, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका लेटेस्ट पेटेंट। उसके बाद है धारा 101। धारा 101 क्या बात करते हैं, द्वितीय अपील का किसी अन्य आधार पर ना होना, अर्थात कोई भी द्वितीय अपील जो सेकंड अपील की जाएगी वो किसी अन्य आधार पर नहीं की जाएगी, जो धारा 100 में बताया गया है आधार, सिर्फ उसी आधार पर ही द्वितीय अपील किया जा सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई द्वितीय अपील नहीं की जाएगी किसी भी मामले में। उसके बाद है धारा 102। धारा 102 क्या बात करता है कि कतिपय मामलों में द्वितीय अपील का ना होना, ये कुछ मामले यहाँ पे बता दिए जहां पर उसकी द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपए से अधिक धनराशि की वसूली के लिए हो तो किसी डिक्री से द्वितीय अपील नहीं होगी,
अर्थात जो डिग्री पारित की गई है वो कितनी है, यदि 25,000 रुपए से कम की है या फिर 25,000 रुपए तक की है तो वहां पर उसकी द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय अपील करना है तो जो बाद की विषय वस्तु है उसका मूल्य कितना होना चाहिए, 25,000 रुपए से अधिक का होना चाहिए, तभी उसकी द्वितीय अपील की जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर उसकी अपील नहीं की जा सकती, द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। यह बताया गया है आपका धारा 102 में। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि 25,000 रुपए से अधिक धनराशि अर्थात 25,000 रुपए से अधिक की होगी तभी अपील होगी, अर्थात 25,000 रुपए से अधिक है तो वहां पर अपील नहीं की जा सकती, द्वितीय अपील। उसके बाद है धारा 103, तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यदि अभिलेख में के साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई भी वादक अवधारित कर सकेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो अभिलेख था, ठीक है ना, उसमें जो भी साक्ष्य बताया गया है वहां पर सभी साक्ष्य पर्याप्त हैं, और द्वितीय अपील में क्या कर सकता है उच्च न्यायालय, ऐसी अपील के निपटारे के लिए अर्थात उसका विनिश्चय करने के लिए क्या कर सकते, जो विवादक हैं उस केस का वो अवधारित कर सकता है। अब कौन कौन सा ऐसे विवादक होंगे जो अवधारित कर सकता है, जो निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले न्याय अपील न्यायालय द्वारा दोनों के द्वारा अवधारित नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन सा विवादक होंगे, या तो जो निचले अपील न्यायालय के द्वारा नहीं अवधारित किए गए हों, या फिर प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय, ठीक है ना, जहां पे पहली बार अपील की गई है और पहली बार सुनवाई हुई है, वहां उन दोनों न्यायालय के द्वारा यदि ऐसा विवादक अवधारित नहीं किया गया है तब उच्च न्यायालय ऐसे विवादक का अवधारण कर सकता है। उसके बाद है बी पॉइंट की धारा 100 में अतः निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किए गए थे। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसका मानना है कि जो विवादक तो अवधारित किए गए थे, बट यहाँ पे जो विवादक अवधारित किए गए थे वो गलत तरीके से अवधारित किए गए थे, तो यहाँ पर उनका विवादक अवधारित कर सकता है उच्च न्यायालय। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।